साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, किसी भी देश की समृद्धि में वहाँ के नागरिकों की जो इनकम होती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत को रखते हैं तो पाते हैं कि भारत का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 140वें स्थान पर है। प्रति आय व्यक्ति मतलब यह है कि कमाई एक व्यक्ति कितने औसतन एक दिन में कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि कमाई जो है, कमाई का जो जरिया है भारत में वो दो है। या तो आपके पास नौकरी हो या आपके पास आप किसी रोजगार स्वरोजगार से जुड़े हुए हों। नौकरी में भी साथियों दो है, एक सरकारी नौकरी का क्षेत्र है, एक प्राइवेट का है। तो 2014 के बाद साथियों हुआ क्या कि मोदी के नेतृत्व में जब बीजेपी की सरकार आती है तो इनका जो है नौकरियों की, सरकारी नौकरियों को सिकोड़ने का प्रयास रहा है। क्योंकि सरकार का ये प्रयास था कि जब हम सरकारी नौकरियों को कम करेंगे, यानी कि सरकारी क्षेत्र जो है कम जो है काम कर पाएगा, तो लोगों का एक विरोध होगा, तो उस कंपनी के खिलाफ होगा, तो मुझे निजीकरण करने में आसानी होगी। तो एक तो सरकारी नौकरियां घट रही हैं, ऊपर से प्राइवेट क्षेत्र की जो नौकरियां हैं, खास करके जो बड़े पूंजीपति घरानों के हाथ में है, उनकी सरकार से जो मिली भगत है उनके हिसाब से नियम कानून बनाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी जो संसद में लेबर कानून में संशोधन हुआ था, लेबर एक्ट में, उसमें यह हुआ कि जो पहले 8 घंटे काम कराने का अधिकतम होता है कि एक दिन में 8 घंटे ही काम करा सकती कोई कंपनी, अब लगभग 12 घंटे करा सकती हैं और मजदूरी वही पुरानी वाली रहेगी। तो साथियों, यहाँ पे कंपनियाँ लाभ नहीं कमा रही। लाभ कमाना तो कंपनियों का उद्देश्य होता है, लेकिन इस यहाँ पे क्या है कि कंपनियाँ शोषण करके लाभ कमाना चाह रही हैं। यानी कि आदमी से काम भी ज़्यादा कराओ और उसको वेतन भी कम से कम दो। दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो अब साथियों होता क्या है कि नौकरी के मामले में भी इस समय स्थिति यह है कि कोरोना, नोटबंदी, लॉकडाउन और कोरोना, इन सारी चीज़ों ने भी रोजगार को एकदम, रोजगार या नौकरी एकदम सिकोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कमाई का जरिया आदमी को घट गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा, अगर व्यक्ति, सरकार बार बार कहती है कि आप नौकरी मांगो मत, आप नौकरी देने वाला बनो। यानी कि उनका ये कहना है कि आप जो है रोजगार खोलो और वहाँ पे जो है आप 1-2 वर्कर और रखिए, आप नियोक्ता बनिए, यानी कि नौकरी जो है देने वाला बनिए। साथियों, हम थोड़ा सा देखते हैं कि रोजगार और स्वरोजगार करना हो, स्वाभाविक सी बात है कि आपको रोजगार अगर करना है या कोई आप छोटा सा कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, एक कमरे 10 बाई 10 के कमरे में कोई कारखाना छोटा सा खोलना चाहते हैं, तो आपको चाहिए पूंजी चाहिए, यानी पैसा चाहिए। तो उसके लिए आप जाएंगे बैंक में जाएंगे। जब आप आवेदन देंगे तो आपका आवेदन का क्या हासिल होगा उसको थोड़ा समझ लीजिए। भारत के जो बड़े बैंक हैं वो 2 समस्याओं से झेल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारत में बहुत से लोगों ने बैंकों का फ्रॉड पैसा जो है करके बहुत सा पैसा नुकसान किया है। इसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या और ऋषि अग्रवाल, पता नहीं कितने नाम हैं, लगभग ये मान चलिए कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड करके ये बैठे हैं। दूसरी तरफ कि भारत के केवल 7 पूंजीपति घराने जो है लगभग 13 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन लेके बैठे पड़े हैं। इसमें साथियों हम आपको एक चीज़ बता दें कि इस समय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी जी हैं। अभी कुछ दिन पहले मीडिया में रिपोर्ट छपी थी कि उन्होंने लगभग 15,000 करोड़ रुपए के लिए SBI के में फिर से आवेदन दिया है, और किसी बैंक की हिम्मत नहीं है कि गौतम अडानी जी के लोन को रोक सके। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप जाएंगे वहाँ लोन लेने तो आपको लोन नहीं मिलेगा, यानी कि आप स्वरोजगार भी करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। तो आपका ये एक तो रोजगार खत्म हो रहा है, नौकरियाँ खत्म हो रही हैं सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की। दूसरे, आप अगर स्वरोजगार करना चाहें तो आपको पूंजी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पूंजी बड़े जो है पूंजीपति घराने लेके बैठे हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे छोटे छोटे कल कारखाने न कहिए, कुटीर उद्योग चल रहे थे, जो गली मोहल्लों में, गाँव में कर रहे थे, जो 8-10 लोगों को रोजगार भी दे रहे थे। नोटबंदी और GST और इसके साथ आई कोरोना तो यहाँ का आपदा है, उसको तो पूरे विश्व ने झेलना है। बेसिकली नोटबंदी, GST ने उसको ले डूबा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो घरेलू और लघु उद्योग चल रहे थे वो भी बेचारे डूब गए, क्योंकि सरकार ने इनको संभाला नहीं। जहाँ बड़े पूंजीपति घराने सरकार से लाभ लेने के नाम पे 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए ले लेते हैं कि तमाम
तरह की सुविधाओं का लाभ ले लेते हैं, वहीं इनको सरकार ने कोई भी संरक्षण नहीं दिया, ये टूट गए। और भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन लघु और कुटीर उद्योग ही करते हैं। तो यहाँ भी बेरोजगारी आ गई, यहाँ भी बेरोजगारी आ गई, और यहाँ पे भी आपका कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसी स्थिति में होता क्या साथियों कि जब आपकी कमाई घट जाएगी, कमाई जरिया नहीं होगा, तो आपका पोषण भी, जब आपके पास कमाने की नहीं होगा तो आप खाएंगे नहीं। तो इसलिए आपका पोषण सूचकांक यानी कि आप भुखमरी में भी 101वें स्थान पे चले गए। साथियों, इसका कमाई का, पोषण का, शिक्षा स्वास्थ्य का, महिला सुरक्षा और मानव विकास, और इसी के साथ साथ इनोवेशन यानी कि नई तकनीक की खोज का आपस में एकदम सटीक संबंध है। आपकी कमाई घटेगी तो आपका पोषण स्तर घटेगा, आपका पोषण स्तर घटेगा तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य से भी वंचित होंगे। जिस तरीके से नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों को भी निजीकरण की राह पर ढकेला जा रहा है, शिक्षा को निजीकरण की राह पर ढकेला जा रहा है। स्वास्थ्य हालत आप जान ही रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं कराना चाहता, मेडिकल कॉलेज में टीचर्स नहीं हैं और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं। तो आपको स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना होता था, उसी तरीके से शिक्षा के लिए आप प्राइवेट विश्वविद्यालय, प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। तो जब आपके पास कमाई नहीं होगी तो आप महंगी फीस नहीं दे सकते, तो आप शिक्षा से वंचित होंगे। इसलिए आपका जो शिक्षा का सूचकांक है वो 116 स्थान में पहुंच गया है। और साथियों, जब समाज में अराजकता आती है, कुपोषण आता है, भुखमरी आती है, गरीबी आती है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस समाज में निचले तबके, पिछड़े और दलित जातियों पर पड़ता है, और साथ ही साथ महिलाओं पर पड़ता है। महिला सुरक्षा वहाँ पे 133वें स्थान पे है। और जब ये समग्र रूप से अवलोकन किया जाता है तो मानव विकास सूचकांक में आप कहाँ आते हैं? 140वें स्थान पे आते हैं। तो साथियों, सीधी सी बात है, आपको मेन फोकस करना है यहाँ कमाई पे। अब जैसे साथियों हुआ क्या कि नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी और सारी चीज़ों ने जब आपके रोजगार को ख़त्म किया, तो सरकार ने आपको 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। यानी कि यहाँ पोषण, आपको 5 किलो राशन दिया गया, आपने राशन लिया, और जो तमाम राज्यों में चुनाव हुए, खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जीत गई और उसको लगा कि राशन देने पे ही मैं जीता हूँ। अब उसकी योजना है कि 2024 तक राशन ही दिया जाए। साथियों, पोषण से ये कुचक्र कभी नहीं टूटेगा, ये कुचक्र केवल रोजगार से टूटेगा। और रोजगार कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकारी नौकरी या रोजगार, ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। वो चाहते हैं कि समाज में ऊंच नीच का भेद बना रहे, अमीर गरीब की खाई बढ़ती जाए, ताकि अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को सस्ता श्रम मिल सके। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे आपकी अच्छी नौकरी हो, आपके पास अच्छा रोजगार का साधन हो, आप अच्छे खाते पीते बने, आप अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छी लें, और महिला सुरक्षा, मानव विकास आपका अच्छा हो। इन सब का समग्र असर पड़ता है साथियों इनोवेशन में, जिसमें भारत का 46वां स्थान है। अगर भारत में अच्छा रोजगार पैदा करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकों का ईजाद भारत में हो। भारत में अच्छी तकनीकों का ईजाद, नई तकनीकों का ईजाद तभी होगा जब भारत में शिक्षा का ढांचा बहुत बढ़िया होगा। शिक्षा का बढ़िया ढांचा होने के लिए सरकार को शिक्षा में ज़्यादा निवेश करना होगा। लेकिन सरकार निवेश कौन कहिए, सरकार एक तरीके से विश्वविद्यालयों में निजीकरण कर रही, बेच रही है। तो ऐसी स्थिति में आप इनोवेशन भी नहीं करेंगे। ये जो चक्र है साथियों, ये टूटेगा नहीं, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसको तोड़ने का जो सबसे सटीक उपाय है 2024 में। 2024 में किसान, बेरोजगार, महिला, युवा विरोधी सरकार को हराइए। साथियों, कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात में थे और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन इंडेक्स का उद्घाटन कर रहे थे। गुजरात में चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ, भारत जो है अमेरिका ब्रिटेन की कतार में अब खड़ा हो रहा है। तो हमने कहा थोड़ा सा हम इसको देख लें कि भारत अमेरिका ब्रिटेन में उनकी जो पूरी जीडीपी उसमें कहाँ हम हैं। साथियों, अमेरिका की जो जीडीपी है 25.35 ट्रिलियन डॉलर है, यूके की भारत की 3.53 है। मोदी जी ने अमेरिका की बात की, यूके की बात की, अपने से एक जस्ट नीचे और सबसे टॉप वाले की बात की, बीच में चीन, जापान और जर्मनी को छोड़ दिए। साथियों, जब तक आप नया इनोवेशन नहीं करेंगे और कमाई का जरिया लोगों को नहीं पैदा करेंगे, तो आप न तो चीन को टक्कर दे पाएंगे और न ही अमेरिका की कतार में कभी खड़े हो पाएंगे।
अमेरिका की कतार में खड़े होने के लिए, चीन की कतार में खड़े होने के लिए आपको ये चक्र जो है तोड़ना होगा। ये चक्र कब टूटेगा? ये चक्र टूटेगा नई तकनीक से, नए रोजगारों के सृजन से। हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि आपको बार बार यहाँ पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। इस समय स्थिति ये है कि लाखों लोग अपनी पूरी संपत्ति और ब्रेन के साथ, मतलब अपनी कुशल रणनीति के साथ यहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ का माहौल उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कानून व्यवस्था उनको अच्छी नहीं लग रही, लोकतंत्र, यहाँ का चुनाव प्रणाली उनको अच्छी नहीं लग रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में हरास हो रहा है। आप डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भी गिर रहे हैं। इसलिए साथियों, 2024 का चुनाव आपके लिए एक अवसर है। इस अवसर को खोइए मत और एक ऐसी सरकार को चुनिए जो किसान सरकार हो, मजदूर सरकार हो, दलित, युवा और सबकी सरकार हो। ऐसी सरकार जो केवल 2 लोगों की सरकार न हो, सब समग्र, जिससे देश का समग्र विकास हो। धन्यवाद साहब।